हाँ तो बच्चों, लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे एनालिटिकल मेथड का क्लासिफिकेशन। एनालिटिकल मेथड दो प्रकार के होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्वालिटी ऑफ द सब्सटेंस निकालते हैं कि क्या प्रेजेंट है हमारे सैंपल में या सब्सटेंस में, और क्वांटिटेटिव में ये है कि वो जो है कि कितनी क्वांटिटी में हमारा जो कंपोनेंट है वो प्रेजेंट है। तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की बात थी। और क्वांटिटेटिव में इसमें जो एनालिटिकल केमिस्ट्री में दो टाइप के मेथड होते हैं। एक तो होता है क्लासिकल मेथड और एक होता है इंस्ट्रूमेंटल मेथड, मॉडर्न मेथड, जो इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जो किया जाता है वो जो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। लेकिन पहले जो होते थे वो क्लासिकल मेथड ही होते थे। क्लासिकल मेथड में जो है या तो मास निकाला जाता था, जो अमाउंट प्रोडक्ट है वो ग्रेविमेट्रिक की कैटेगरी में आता है, और दूसरा आता है कि वॉल्यूम मेजर किया जाता है। वॉल्यूमेट्रिक में क्या मतलब है, वॉल्यूम मेजर करते हैं। वॉल्यूम किसका मेजर करते हैं, वॉल्यूम मेजर करते हैं रिएजेंट का। जो रिएजेंट है वो कितना यूज हुआ रिएक्टेंट के साथ पूरी क्रिया करने में। तो वॉल्यूमेट्रिक में जो वॉल्यूम मेजर करते हैं किसका, रिएजेंट का कितना वॉल्यूम यूज हुआ रिएजेंट का सैंपल से कंप्लीट रिएक्ट करने में। तो पहले जो ग्रेविमेट्री के तो फिर जल्दी जो है जरूरत पड़ेगी कि वो दूसरा क्वांटिटेटिव मेथड जो हो गया वो वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूम मेजर करके जो है डेवलप हो गया। तो इसमें करते क्या है कि एक ये कॉनिकल फ्लास्क में नोन अमाउंट लेते हैं, नोन अमाउंट सैंपल का अमाउंट नोन, यानी कि वॉल्यूम उसका पता हो, नोन वॉल्यूम ऑफ सैंपल कि 10 ml 20 ml लेते हैं। इसे कहते हैं टाइट्रेट। साथ में इसमें एक इंडिकेटर, जैसा कि HCl का नोन अमाउंट 10 ml लेते हैं, साथ में इंडिकेटर मिलाते हैं जिसे जैसे कहते हैं फिनॉल फिथैलिन। इसमें ब्यूरेट की हेल्प से स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मिलाते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल NaOH। स्टैंडर्ड का मतलब हुआ है स्ट्रेंथ नोन, जिसकी हमें कंसंट्रेशन पता है उसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। तो धीरे धीरे ये NaOH स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नोन अमाउंट यानी कि 10 ml, एक तरीके से 10 ml HCl, इसे जो है हाँ टाइट्रेट बोलते हैं, और इसको टाइट्रेंट बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को। तो इसमें धीरे धीरे मिलाते हैं। कब तक मिलाते हैं कि जब तक कि ये जो HCl पूरा पूरा कंज्यूम ना हो जाए, रिएक्ट ना कर ले। तो वो इक्विवेलेंस पॉइंट होता है जब एडिड NaOH जो है HCl के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो ये इक्विवेलेंस पॉइंट होता है जब HCl से NaOH पूरी तरह क्रिया कर जाए या HCl पूरी तरह NaOH से क्रिया कर ले। वो जो पॉइंट होता है, वो जो मोमेंट होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट होता है। एट इक्विवेलेंस पॉइंट
the moment when the amount of added standard is equivalent to the amount of टाइट्रेट या सैंपल। तो इक्विवेलेंस पॉइंट जब हो जाता है जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, वो अमाउंट होता है अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड एडिड इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द सब्सटेंस बीइंग डिटरमिन्ड, जब टाइट्रेट के इक्विवेलेंट टाइट्रेंट हो जाता है। एंड दिस इज इंडिकेटेड बाय द चेंज ऑफ कलर ऑफ द रिएक्टेंट देमसेल्व्स, जैसा कि यहाँ KMnO4 यहाँ मतलब ये KMnO4 लेते थे और यहाँ फेरस अमोनियम सल्फेट लेते थे। जब इसे फेरस KMnO4 को जो बैंगनी कलर का होता था और इसमें मिलाया जाता था कलरलेस फेरस अमोनियम सल्फेट में, तो एक क्षण ये आता था कि वो पिंक हो जाता था। तो ये जो रिएक्टेंट है उसके कलर में जो चेंज आता है उससे पता लग जाता है कि इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। या HCl और NaOH के केस में क्या होता है कि हम फिनोल्फिलीन मिलाते हैं, तो फिनोल्फिलीन जब तक HCl में प्रेजेंट रहती है एसिडिक मीडियम में तो वो कलरलेस होती है। जब ये दोनों इक्विवेलेंट हो जाते हैं HCl और NaOH तो एक बूंद एक्स्ट्रा आते ही NaOH की यानी कि मीडियम बेसिक हो जाता है और फिनोल्फिलीन का रंग जो है वो पिंक हो जाता है। तो ये इक्विवेलेंस पॉइंट है। दूसरा तरीका ये होता है कि बाय द चेंज इन सम फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिको केमिकल कैसी? ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो केमिकल रिएक्शन होने के साथ साथ बदलती हैं। तो ये बात है कि जैसे जो HCl और NaOH है तो H आयन की वजह से कंडक्टिविटी होती है, जो HCl प्लस NaOH, तो यहां जो कंडक्टिविटी होती है H आयन की वजह से होती है। और जैसे जैसे NaOH मिलाते रहते हैं तो H2O बन जाता है, Na और Cl बन जाता है। तो यहाँ जो कंडक्टिविटी होती है H आयन की वजह से होती है। जैसे NaOH मिलाता जाता था तो जो H आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और H आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और वो कंडक्टिविटी कम होती चली जाती है जैसे जैसे NaOH मिलाते रहते हैं। एक पॉइंट आता है ऐसा कि जब जो है सारा H आयन कंज्यूम हो जाता है तो फिर जैसे ऊपर से NaOH मिलाते हैं तो एक एक बूंद NaOH मिलाते हैं तो OH आयन की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। तो ये जो है ये सडन चेंज जो होता है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कंडक्टिविटी में, कंडक्टिविटी यानी केमिकल रिएक्शन के साथ साथ कंडक्टिविटी चेंज हो रही है, वो इंडिकेट करती है कि यहां इस पॉइंट पर सारा H आयन कंज्यूम हो गया। तो वो जो है इक्विवेलेंस पॉइंट को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो शार्प कलर चेंज है इंडिकेटर में ये बताता है कि वो एंड पॉइंट आ गया। लेकिन कभी कभार एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट एक नहीं हो सकते। इक्विवेलेंस पॉइंट तो ये है कि अमाउंट ऑफ एडिड स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट टू दी अमाउंट ऑफ सैंपल बीइंग एनालाइज्ड। लेकिन एंड पॉइंट क्या होता है? जो हमें कलर चेंज दिखाता है कि बताता है कि ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो जो एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट कभी कभार एक से नहीं हो सकते। ये डिपेंड करता है कि इंडिकेटर यूज कैसा इंडिकेटर यूज किया है। दूसरा ये है कि टाइट्रेट और टाइट्रेंट जो है उनकी प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है और जो है एक रिएक्शन प्रोडक्ट पर भी निर्भर करता है। तो जो इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट सेम ना होने का कभी कभार कारण मिल जाता है। हाँ, तो बात क्या होती है कि ये जैसा कि
तो ये है कि एक नॉन अमाउंट HCl का जिसकी हमें वॉल्यूम पता है, कंसंट्रेशन पता नहीं है, वो कॉनिकल फ्लास्क में लिया जाता है और कुछ ड्रॉप फेनोल्फिनील की डाल ली जाती है जो इंडिकेटर का काम करती हैं, और एक NaOH सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन में पता होती है, उसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं, वो ब्यूरेट की हेल्प से धीरे धीरे मिला लिया जाता है। जब पिंक कलर आ जाता है तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है और NaOH का एडिड वॉल्यूम या ब्यूरेट की जो रीडिंग है उससे रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहां हमें क्या पता है कि वॉल्यूम जो है, हमें वॉल्यूम HCl का पता है, वॉल्यूम NaOH का पता है और नॉर्मेलिटी NaOH की पता है क्योंकि स्टैंडर्ड है, ये ब्यूरेट से पता है। तो फॉर्मूला N1V1 = N2V2 से हम जो है, जैसे कि वॉल्यूम हमें HCl का पता है तो हमें नॉर्मेलिटी HCl की पता लग जाएगी, नॉर्मेलिटी NaOH और वॉल्यूम NaOH जो यूज हुआ है इसको न्यूट्रलाइज करने में, उससे हमें जो है यहां नॉर्मेलिटी HCl की इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में पता लग जाएगी N1V1 = N2V2 से। तो ये जो है NaOH की जो नॉर्मेलिटी है वो स्टैंडर्ड है, जो जिसे टाइट्रेंट भी बोलते हैं, ये हमें पहले से पता है। वॉल्यूम जो है NaOH का ये ब्यूरेट की रीडिंग से पता लग जाता है और V वॉल्यूम HCl जो अननोन है उसका वॉल्यूम हमें पहले से पता है, हमने नाप करके लिया है। तो टाइट्रेशन में टाइट्रेट, तो वॉल्यूमेट्रिक को टाइट्रीमेट्री भी कहते हैं, टाइट्रेशन भी कहते हैं। इसमें टाइट्रेट जो होता है वो अननोन होता है, टाइट्रेंट जो होता है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। अब टाइप कौन कौन से टाइप होते हैं टाइट्रेशन के मेथड के, किन कौन से मेथड? एक डायरेक्ट मेथड होगा। डायरेक्ट मेथड तो ये हुआ कि आपको HCl की स्ट्रेंथ नहीं पता है, अननोन पता है, अननोन है वो, और उसका वॉल्यूम नाप करके आपने सीधा फेनोल्फिनील इंडिकेटर यूज करके NaOH जो स्टैंडर्ड है, यानी कि जिसकी हमें स्ट्रेंथ पता है, उसे ब्यूरेट से धीरे धीरे ऐड करके और जो है एंड पॉइंट ला करके या इक्विवेलेंस पॉइंट ला करके NaOH की वॉल्यूम ब्यूरेट से रिकॉर्ड करके और आपने जो है डायरेक्ट HCl की नॉर्मेलिटी मालूम कर ली। तो ये जो आता है तो डायरेक्ट मेथड में आता है। एक होता है बैक मेथड। बैक मेथड में क्या होता है कि जब इंडिकेटर सेलेक्ट करना मुश्किल होता है या डायरेक्ट टाइट्रेशन के लिए, या जो है रिएक्शन इतनी स्लो होती है कि शार्प चेंज कंसंट्रेशन में इक्विवेलेंट पॉइंट पर नहीं आता तो वो जो है कलर चेंज भी इक्विवेलेंस पॉइंट पर नहीं आता। तो यहां जो है दो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है यूज होते हैं। कैसा है कि जो एक्यूरेटली मेजर्ड क्वांटिटी है HCl, एक स्टैंडर्ड तो ये हो गया HCl जिसकी हमारी जो है स्ट्रेंथ पता है, एक स्टैंडर्ड ये है, उसकी एक्यूरेटली मेजर्ड क्वांटिटी उसमें सैंपल में मिला दी जाती है। ये जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है, इसका जो है नॉन वॉल्यूम में, ये ध्यान रखना है कि वॉल्यूम नॉन होता है सैंपल का, ठीक। स्ट्रेंथ ऊपर लीटर निकालने के लिए क्या होता है कि वो नॉन वॉल्यूम लेते हैं। नॉन वॉल्यूम कैल्शियम कार्बोनेट के में स्टैंडर्ड HCl ऐड किया जाता है। स्टैंडर्ड HCl जिसकी हमें स्ट्रेंथ पता होती है, इसका नॉन अमाउंट तो जो है ऐड किया जाता है एक्सिस में। तो क्या होता है, इस कैल्शियम कार्बोनेट के करस्पॉन्ड ही इक्विवेलेंट ही यहां कैल्शियम ऑक्साइड
कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं? ये HCl आप कितनी एक्सिस में ले लें, लेकिन जो रिएक्ट करेगा वो इस कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट ही करेगा। बाकी जो है स्टैंडर्ड HCl हमारा बचा रह जाता है। उसका फिर बचे हुए HCl का, जैसे ऊपर डायरेक्ट टाइट्रेशन किया है, इस बचे हुए HCl का कॉनिकल फ्लास्क में लेकर के NaOH से जो है, जो स्टैंडर्ड NaOH है, दूसरा स्टैंडर्ड का मतलब जिसकी स्ट्रेंथ हमें पता है, ब्यूरेट में भर करके HCl की अमाउंट निकाल लेते हैं। तो इस ये ज्यादा वाला अमाउंट है, ये बचा हुआ अमाउंट है। ज्यादा जो हमने यूज किया है वो बचे हुए अमाउंट में से डिफरेंस निकाल करके जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का जो इक्विवेलेंट है वो हम निकाल लेते हैं। तो ये बैक टाइट्रेशन होता है। बैक कैसे होता है कि हमने एक स्टैंडर्ड जो HCl है वो एक्सिस में मिला दिया, उसने जिस इक्विवेलेंट में जितनी क्रिया करी बचे हुए का जो HCl है कितना बचा वो NaOH जो दूसरा स्टैंडर्ड है उससे टाइट्रेशन करके निकाल लेते हैं। तो पहले वाला जो एडिड HCl है उसमें से बचे हुए HCl को डिफरेंस घटा करके जो यूज्ड HCl है जो कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता है वो उसके इक्विवेलेंट, तो उसके यहाँ से उससे ये कैल्शियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन हम निकाल लेते हैं। जैसा कि ये 2 मोल एक कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ से जो जितने ही मोल HCl के यूज है उसके आधे कैल्शियम कार्बोनेट के मोल होंगे, वो पर लीटर में हम उसे निकाल लेते हैं। तो ये था बैक टाइट्रेशन। अब बात आती है इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। इनडायरेक्ट में ये होता है कि जब जो सब्सटेंस है, जैसा कि कॉपर सल्फेट का आपने BSc में करा हुआ टाइट्रेशन या K2Cr2 ये जब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो सोडियम थायोसल्फेट है उससे डायरेक्ट जो है रिएक्ट नहीं करता है। डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता, ये क्या कहते हैं कि वो करता तो है लेकिन क्या है, नॉन इक्विवेलेंट अमाउंट में करता है। फॉर एग्जाम्पल जो Na2H2O3 है, इसमें जो थायोसल्फेट है वो ऑक्सीडाइज होता है कायदे में S4O6 में, ये S4O6 में ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन कुछ पार्ट इसमें SO4 में भी हो जाता है। तो हम तो बात कर रहे हैं केवल S4O6। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि दूसरा एक ऑक्सिलरी रिएजेंट मिलाते हैं। ऑक्सिलरी रिएजेंट जैसा कि KI, वो क्या करता है, उसको सैंपल को दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है और उसके इक्विवेलेंट अमाउंट में ही कन्वर्ट करता है। जैसे कि K2Cr2O7 है, यहाँ K2Cr2O7 में ऑक्सिलरी रिएजेंट जो KI है वो एक्सिस में जो है मिला दिया जाता है, और जब वो एक्सिस में मिला दिया जाता है तो इसके इक्विवेलेंट ही ये यहां से आयोडीन प्रोड्यूस करता है। ये जो एक्सिस में KI है, ये KI एक्सिस KI इसके इक्विवेलेंट, क्योंकि ये एक्सिस में है, इसके इक्विवेलेंट हमें आयोडीन देता है, ठीक। और ये आयोडीन इसके इक्विवेलेंट आई, तो ये कितनी आई, इसकी जो है सोडियम थायोसल्फेट से टाइट्रेशन करके इस निकली हुई आयोडीन की मात्रा निकाल लेते हैं। होता क्या है कि ये जो क्या है, आयोडीन जो है स्टार्च के साथ विलय कर देती है। सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका मेजर्ड वैल्यू जो हमारा K2Cr2O7 है या कॉपर सल्फेट का करा होगा आपने, उसमें KI मिला देते हैं एक्सिस में। इसके करस्पॉन्ड ये आयोडीन निकलती है, ये आयोडाइड क्रिया करके आयोडीन निकालता है। इसमें साथ में स्टार्च मिला देते हैं जो कि इंडिकेटर का काम करता है। ये आयोडीन के साथ ये ब्लू कलर देता है। फिर धीरे धीरे इस
रिएक्शन मिक्सचर में, जिसमें कि आयोडीन प्रोडक्ट के रूप में है, स्टार्च इंडिकेटर के रूप में है, धीरे धीरे सोडियम थायोसल्फेट ब्यूरेट से धीरे धीरे मिलाते हैं। ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, ये इस तरीके से टाइट्रेंट है, मिलाते हैं। तो जब ये आयोडीन इसमें ये रेड्यूस हो जाती है और ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। ये आयोडीन आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाती है, आयोडीन आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाती है और आयोडीन आयोडाइड में कन्वर्ट होती जाती है। ये H2O3 H4O6 में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब सारी आयोडीन खत्म हो जाती है तो ब्लू कलर डिसअपियर हो जाता है और यही इसका एंड पॉइंट होता है। तो बात क्या थी कि जो K2Cr2O7 है वो इस जो स्टैंडर्ड है इससे सीधा रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि एक पार्ट तो H4O6 बना देता है और कुछ पार्ट जो है कुछ पार्ट तो हम बता रहे थे कि ये जो सोडियम थायोसल्फेट है वो सोडियम मतलब थायोसल्फेट वो टेट्राथायोनेट में कन्वर्ट होता है, लेकिन एक पार्ट इसका जो है SO4 में कन्वर्ट होता है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये डायरेक्ट जो है हमारा K2Cr2O7 स्टैंडर्ड से रिएक्ट नहीं करता है। इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, ऑक्सिलरी एजेंट जो है Ki एक्सिस में मिलाते हैं जो इसको एक इक्विवेलेंट कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। जितना ये है हमारा K2Cr2O7 उसके इक्विवेलेंट अमाउंट में ये एक प्रोडक्ट देता है। जैसे कि तो जितना हमारा K2Cr2O7 है उसके इक्विवेलेंट ये आयोडीन निकालता है। ये निकली हुई आयोडीन में अब बात आती है कि इंडिकेटर क्या होगा, तो इंडिकेटर हम स्टार्च मिलाते हैं। हम जानते हैं कि वो आयोडीन स्टार्च के साथ ब्लू कलर देती है। तो फिर जब ब्लू कलर आ जाता है आयोडीन की प्रेजेंस में, स्टार्च की प्रेजेंस में आयोडीन का, तो इस जो इक्विवेलेंट आयोडीन है इसके सैंपल के कंपोनेंट के इक्विवेलेंट जो आयोडीन है उसकी मात्रा हम फिर ऐड करते हैं सोडियम थायोसल्फेट को ब्यूरेट से धीरे धीरे, और जब ये ब्लू कलर डिसअपियर हो जाता है, ब्लू कलर डिसअपियर हो जब सारी आयोडीन रिएक्ट कर हो जाती है तो ये जो ब्लू कलर जो है डिसअपियर हो जाता है। ये एंड पॉइंट होता है। ये जो ब्यूरेट की रीडिंग है, ये जो निकली हुई आयोडीन है जो कि इसके Cr2O7 के इक्विवेलेंट है, वो मात्रा बताती है Cr2O7 की मात्रा। तो क्या होता है कि ये जो होता है कि इसमें जो निकली हुई जो आयोडीन है ये सोडियम थायोसल्फेट को टेट्राथायोनेट में कन्वर्ट करती है। ये आयोडीन जो है रेड्यूस होकर आयोडाइड आयन बना देती है और ये टेट्राथायोनेट H4O6 2- बना देता है। इसको बैलेंस करने का तरीका देख लीजिए किस तरीके से है कि ये K2Cr2O7 ये +6 है, यहाँ 7 दूनी 14 -2 के वाले प्लस वाले गए तो 12 को डिवाइड करा 2 से तो +6 है। ये +6 +3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो 2 क्रोमियम है तो ये 2 क्रोमियम यहाँ लिख दिया है। दूसरी बात ये है कि जो हमारे जो ये ऑक्सीजन है 7 है तो यहाँ 7 H2O लिख दिया। इन H2 7 7 दूनी 14 H आयन है तो ये 14 H आयन है तो इधर 14 H आयन हमने इधर जोड़ दिए।
अब हम देखते हैं कि 14 प्लस वाले और 2 माइनस वाले, तो 12 प्लस वाले हो गए हैं, 12 प्लस वाले हो गए। इधर कितने हो गए? 3 दूनी 6, ये इधर 6 है, तो 6 घटाने चाहिए, तो यहाँ 6 माइनस कर देते हैं और आयोडीन पर 0 होती है, तो ये दोनों बैलेंस हो गए। ऐसे ही यहाँ क्या हुआ कि जो है ये आयोडीन आयोडाइड में कन्वर्ट होती है, 6 ये माइनस हो जाता है। ये तो होता क्या है कि ये H2 है, यहाँ S4 है, तो H2 है, S4 है। हाँ, तो इससे पहले तो ये है कि ये 3 आयोडीन है, 3 आयोडीन 6 आयोडाइड में कन्वर्ट हो गई, तो यहाँ 6 का डिफरेंस आ गया। 6 का डिफरेंस 6 माइनस हो गए। अब 6 माइनस इधर हो गए, तो इधर भी 6 माइनस करने, तो क्या है कि ये S4O6 हुआ, S4O6 हुआ, तो S4O6 हुआ, 6 माइनस हो गए, तो यहाँ कितनी चाहिए? तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 माइनस ये हो गए, 6 माइनस ये हो गए 12 माइनस। तो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ तो सेम है, ये यहाँ कोई जो है -2 है, ये भी -2 है, तो -2 है, ये हमारा माइनस के 6 हुए इधर, ये माइनस के इधर 6 हुए, और ये जो है ये हमारे -2 है, ये हमारी -2 है, और ये हमारा -2 है। ये S4 है, ये S2 है, तो अगर हम इधर 2 करते हैं तो ये हो जाएगा, तो लेकिन 2 हो जाएंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ जो है 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ जो है 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ इस तरीके से यहाँ मैनिपुलेट करके यहाँ 3 मल्टीप्लाई करके ये जो है बराबर हो जाएगा। तो 6 दूनी 12 माइनस हो गया, यह 3 दूनी 6 और 6 12 माइनस हो गया। इस तरीके से इसको बैलेंस कर लेते हैं। अब ये तो मेथड थे कि डायरेक्ट मेथड, बैक मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो यहाँ आपने देख लिया था कि इनडायरेक्ट वे में क्या कि इसके इक्विवेलेंट आयोडीन निकाल करके जो है हम जो है इसकी K2Cr2O7 की स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। अब ये है कि टाइप किस प्रकार के होते हैं टाइटेशन के, तो एक एसिड बेस्ड टाइटेशन होता है जिसमें वो HCl लिया था कॉनिकल फ्लास्क में, और NaOH ब्यूरेट में लिया, जो कि वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, टाइट्रेट कहलाता है। ये टाइट्रेट कहलाता है जो कॉनिकल फ्लास्क में लिया, जिसकी हम स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है, यानी कि H आयन OH आयन के साथ मिलकर के पानी बना लेते हैं, पूरा न्यूट्रलाइज हो जाता है। रिडॉक्स टाइटेशन, जैसा कि ये देखा कि हाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, यहाँ जो है क्या है कि ये जो है हमारा ये K2Cr2O7 ये तो ऑक्सीडाइज होता है, K2Cr27 का इसका तो रिडक्शन होता है, और ये जो है इसका ऑक्सीडेशन होता है ना, कि ये जो है +6 से +3 में जाता है, ये तो रिडक्शन होता है, और ये जो है तो इसका तो रिडक्शन होता है, और ये जो हमारा ये है ये H2O3 इसका ऑक्सीडेशन होता है। तो ये रिडक्शन जो है टाइटेशन है। इसका दूसरा एग्जाम्पल ये है कि फेरस अमोनियम सल्फेट K2Cr2O7 से क्रिया करता है, तो फेरस फेरिक में चेंज होता है, और क्रोमियम +6 वाला +3 में चेंज होता है।
तो ये तो इसका तो ऑक्सीडेशन होता है और ये इसका रिडक्शन होता है। इसे भी बैलेंस करने देखिए इस तरीके से करते हैं कि जो है फेरस तो फेरिक में होगा ही होगा, और ये ट्वाइस क्रोमियम है, ये ट्वाइस कर लेंगे 2 क्रोमियम को, यहाँ ये 6 हो गए, यहाँ 1 का अंतर आ था, 7 को ऑक्सीजन को 7 H2O कर दिया, इस हाइड्रोजन ये 14 हाइड्रोजन कर लिए। अब यहाँ क्योंकि 1 का अंतर है तो यहाँ जो है ये 6 है, यहाँ ये जो है 14 में से 2 गया, 14 में से 2 गया 12 है, तो 6 का अंतर है, तो 6 का यहाँ क्योंकि +1 का अंतर है तो यहाँ 6 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। इसके बाद आता है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में वो स्टैंडर्ड जो होता है वो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट होता है, जो टाइट्रेंट होता है, और इसका जो है टाइट्रेट जो होता है वो उसका नॉन अमाउंट कॉनिकल फ्लास्क में लिया जाता है, स्टैंडर्ड को जो है ब्यूरेट में लिया जाता है, और वो जो टाइट्रेट है जो अननोन है उसका मेजर्ड वैल्यू को प्रेसिपिटेट किया जाता है टाइट्रेंट मिला करके। और टाइट्रेंट की यूज्ड टाइट्रेंट की जो प्रेसिपिटेट करने के लिए जो मात्रा यूज हुई है वो ब्यूरेट से देख करके, और जो है इसकी टाइट्रेट की जो है स्ट्रेंथ निकाल ली जाती है कि सिल्वर नाइट्रेट को जो हम टाइट्रेंट की तरह यूज करते हैं, HCl को टाइट्रेट की तरह यूज करते हैं, यहाँ सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बन जाता है। ये एक होता है कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक टाइट्रेशन, जो कॉपर है, कॉपर वो EDTA इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड से साथ मिलकर के कॉम्प्लेक्स बना लेता है कॉपर EDTA। दोनों सोडियम इसमें पानी में आ जाते हैं और सॉल्यूशन में, और ये दोनों H भी पानी में आ जाते हैं। तो यहाँ ये कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट EDTA ये टाइट्रेट का काम करता है। इसके बाद एडवांटेजेस क्या है टाइट्रीमेट्री के? टाइट्रीमेट्री के एडवांटेजेस ये हैं कि ये बहुत सारी रिएक्शंस में जो है यूज हो जाता है, जैसा कि न्यूट्रलाइजेशन HCl NaOH, रिडॉक्स जो है कॉपर सल्फेट सोडियम थायोसल्फेट, प्रेसिपिटेशन सिल्वर नाइट्रेट और HCl, कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक जैसा कि कॉपर आयन और EDTA का कॉम्प्लेक्स। दूसरी बात यह है कि ये जो एडवर्स कंडीशन है उनको कम करने की इसमें क्षमता होती है, और तीसरी बात यह है कि इसे ऑटोमेटेड कर लिया जाता है, स्वचालित भी मशीनों द्वारा भी जो है इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भी कर लिया जाता है, जैसा कि कंडक्टोमेट्रिक है। हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन इसमें होती है, ये खर्चीला नहीं होता है, इसमें इनएक्सपेंसिव है, और कोई भी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रीमेट्रिक एक ही चीज़ होती है। ठीक।